हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवनीश यादव और आपका स्वागत है आपके खूबसूरत सी चैनल इकोर्जा पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना बताता है और एलिमेंट्स हमने जो देखा है, जो भी आपने अब तक पढ़े होंगे, शायद 9th में पढ़ा होगा या आप पढ़ने भी वाले होंगे, जो टर्म 1 में जो ट्राई होंगे उनमें आपने काफी रिएक्शन समझी होंगी। तो रिएक्शंस में हमने देखा था कि मोस्टली एलिमेंट्स यूज होते हैं और उनके एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज को अगर हमें थोड़ा बहुत पता हो तो एलिमेंट्स की उनके रिएक्शन को स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम पहले क्लासिफिकेशन अगर पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, तो हमें क्या होगा, उनके रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, कि ज़्यादा थोड़ा फील आएगा, समझ आएगा। तो आज हम उसको डीप एकदम फील से पढ़ने वाले हैं। आज फोड़ देंगे इस चैप्टर को क्लियरली स्लॉटेड। तो आज समझने वाले हैं कि ये जो चैप्टर है वो क्या कहता है और कैसे इसमें क्या है। तो जैसा कि इस नाम से समझ में आ रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। तो क्या था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, क्यों क्लासिफाई करना, क्या है ये। तो हुआ ये कि पहले जो साइंटिस्ट थे, काफी टाइम पहले की बात है, तो उस टाइम बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे। इतनी साइंस ने जब डेवलपमेंट नहीं की थी तो एलिमेंट्स बहुत कम नोन थे, तो उनको स्टडी करना इतना कठिन बात नहीं थी कि हाँ 2-4 एलिमेंट थे, उनको स्टडी इजीली कर सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे साइंस ने डेवलपमेंट किया तो एलिमेंट्स बढ़ते गए। जब एलिमेंट्स बढ़ते गए तो उनको फिर एक साथ स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो रहा था साइंटिस्ट लोगों के लिए। अब जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि अगर कोई सिस्टमेटिक चीज है, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं, एक लाइन में 10 लोग हैं, तो उनको काउंट करना, और या फिर 10 लोगों को मैंने एक तरफ भीड़ बना दिया, उनको काउंट करना इजी होगा। किसको इजी होगा? इजी होगा कि आप एक लाइनअप जो लोग हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो उसी तरह अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी और एनी अदर बिहेवियर और एनी अदर कैरेक्टर, तो उनको स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत हमें पड़ी। तो इस चीज के लिए काफी साइंटिस्ट थे, वो आगे आए। क्यों? क्योंकि ये कोई क्लासिफिकेशन करना किसी एक साइंटिस्ट का एक का योगदान नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत एक लंबा प्रोसेस चला। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो भी कह सकते हैं ट्राई किया था उनको क्लासिफाई करने का, उनका नाम है डोबेराइनर। बहुत से इसको डोबेराइनर बोलते हैं, डुबेरनियर बोलते हैं, तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, तो हम समझेंगे कि डुबेरनियर इन्होंने क्या नेम दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इनका जो लॉ था वो डोबेराइनर ट्रेड्स के नाम से जाना जाता था। डोबेराइनर ट्राइड्स या ट्रेड्स, डोबेराइनर ट्रेड्स। तो जैसा कि ट्राई आप लोग समझते हैं, ट्राइड से क्या समझ में आता है? 3। ट्राई मतलब 3। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्या ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स उनको अरेंज किया ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने जो भी था ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अगर उनको क्लासिफाई करता हूं, तो जो बॉटम एंड टॉप वाले 3 एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज, जो एटॉमिक मासेस का हम एवरेज निकाले हैं, तो वो मिडिल वाले एटॉम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है, नियरली इक्वल आता है। रफली या नियरली इक्वल आता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता, लेकिन रफली इन्होंने जो था वो रफली बताया कि रफली इक्वल आता है। अच्छा, रफली इक्वल आता है। तो हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो इन्होंने एक ग्रुप जो था, उन्होंने एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, जिसमें एलिमेंट्स रखे इन्होंने, एक तो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इन्होंने ग्रुप बनाया। और भी ग्रुप हैं जो भी उन्होंने बनाए थे, और भी ग्रुप बनाए थे, लेकिन हम पहले एग्जांपल समझते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो अगर उन्होंने ये कहा था कि लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज मतलब इनका एवरेज जो भी होगा, मान लिया हमने लेट्स सपोज एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, तो इनका एवरेज जो होगा वो कैसे निकलेगा? इनका एवरेज नहीं, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा? 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि मास 2 एलिमेंट्स है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो
एवरेज लेट सपोर्ट कितना आएगा, ये इनको ऐड करेंगे तो ये 45.9 डिवाइड बाई 2, जो कि रफली किसके इक्वल होता है 23 के। हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एवरेज है वो लगभग 23 की इक्वल आया है। यही इन्होंने अपनी जो डोवेनाइड ट्रेड्स में इन्होंने यही बताया था कि जो दो टॉप एंड बॉटम वाले एलिमेंट्स का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा, मिडिल वाले की एटॉमिक के मास के इक्वल होगा। तो इन्होंने ट्रेड्स तो दे दिए, अब ट्रेड्स इन्होंने दिए इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस। अच्छा, एटॉमिक मास के इंक्रीज के ऊपर तो ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो लॉ दिया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर क्यों दिया, क्यों एटॉमिक नंबर क्यों नहीं दिया। हमने आज एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं तो वो ऐसा था, एटॉमिक नंबर की तब इतनी कोई इनको जानकारी नहीं थी। ये उधर ये सोच था उस टाइम कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी एलिमेंट्स की वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किसको माना, एटॉमिक मास को। तो आपको जैसे समझ में आया कि इनका एवरेज जो भी था, सोडियम का जो मास है वो लिथियम एंड पोटेशियम के एवरेज के इक्वल आया। अच्छा, तो उस टाइम जो था एलिमेंट्स लगभग 32 नोन थे। कितने, 32 नोन थे, या 33 होंगे, ऐसे ही 32 या 33 नोन थे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप बनाए। 3 ग्रुप में इन्होंने इंक्लूड किया, एक तो ये था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक इन्होंने ग्रुप बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक इन्होंने ये ग्रुप बनाया। तो आप अगर अपनी एनसीईआरटी में जाके चेक करेंगे उसमें भी आपको ये एक ग्रुप मिला होगा जिसमें आप इसका अगर इसके मास का और इसके मास का एवरेज निकालेंगे तो वो लगभग स्ट्रोंशियम के इक्वल आएगा। तो इन्होंने ऐसे करके सिर्फ 3 ग्रुप बनाए। उस टाइम जैसे मैंने बताया कि उस टाइम कितने एलिमेंट नोन थे, 32 या 33। तो एलिमेंट्स 33 नोन थे और इन्होंने ट्रैक्स बनाए, ग्रुप बनाए 3। इस हिसाब से अगर एक ग्रुप में 3 रखे जाए एलिमेंट्स को तो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 9। एलिमेंट्स 9 है, लेकिन इन्होंने क्लासिफाई कितने कर पाए उस टाइम भी क्लासिफाई इन्होंने कर पाए 32 में से 9। तो इसको हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा फेलियर है। क्यों, उस टाइम पे जब किसी साइंटिस्ट अप्रोच नहीं थी, ये तो सिर्फ आइडिया और थोड़ा निकल लेते आइडिया साइंटिस्ट के। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे कि उन्होंने एक क्लासिफाई करने का तरीका दिया। तो उन्होंने जैसा क्लासिफाई करने कराया तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम था, एक और ग्रुप था, इन्होंने 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की वजह से इनका जो लॉ था वो फेल हो गया। क्यों, क्योंकि 32 एलिमेंट नोन थे और 32 कह नहीं सकते एग्जैक्ट, 32 या 33 ये अप्रोक्स एलिमेंट नोन थे। 9 एलिमेंट्स को ओनली उन्होंने क्लासिफाई किया, तो इस वजह से इनका लॉ फेल हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबे-राइनर्स ट्रेड। तो आपको सिंपल सा जवाब लिख के आना है कि ही ओनली मेड 3 ग्रुप at that time, else there are more elements are known till then. This is the reason, that's why his law failed. अच्छा, ये जब फेल हुए तो उनके बाद नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करा। इनका तो फेल हो गया डोबे-राइनर्स का, मैंने जैसे बताया डोबे-राइनर्स सिर्फ क्यों फेल हो गया मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था क्या, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपने लॉ में क्या कहा, जो उनका लॉ था वो बेसिकली न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हमने ट्राइड्स में पढ़ा था, डोबे-राइनर्स ट्राइड में क्या कहता, ट्राइड्स मतलब 3, तो उसी प्रकार ऑक्टेव मतलब 8। समझ रहे हैं आप लोग, ट्राइड्स का मतलब वहां 3 था, यहाँ ऑक्टेव का मतलब 8। अच्छा, 8 इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जो कि डोबे-राइनर का था। प्रिंसिपल कौन सा सेम किया था, वो वाला एवरेज वाला नहीं, उन्होंने ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया था कि जो एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई करना चाहिए वो ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
तो इन्होंने भी क्या किया, जो जितने एलिमेंट्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उनको एक क्लासिफिकेशन किया। उनका क्या किया उन्होंने, जो एटॉमिक एटम्स जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग के बेस पे उन्होंने उनको एक रेगुलर पीरियड में लगा दिया। जब रेगुलर पीरियड में लगाया तो उस टाइम क्या था, 56 एलिमेंट नोन थे, 56 एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने 56 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स पूरे ऑल 56 नहीं, 56 में से एलिमेंट्स उन्होंने ऑलमोस्ट 56 लेकिन 56 नहीं, उनको एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने में उन्होंने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज कर लिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी फर्स्ट एलिमेंट से अगर स्टार्ट कर दें, उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी किसके, फर्स्ट वाले के। जैसे एग्जांपल समझते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमने अगर मान लिया हाइड्रोजन, तो उसके बाद हम गिनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड देन 8th। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के बाद जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो सिमिलर होंगी किसके, हाइड्रोजन के। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के बाद जो 8th एलिमेंट है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके सिमिलर होंगी, हाइड्रोजन के। इसकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होंगी। और जैसे दूसरा एग्जांपल लूं, लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो हम अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर लिथियम को अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट मान लूं तो उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो लिथियम के सेम होंगी, सिमिलर होंगी, सेम नहीं सिमिलर होंगी। तो अगर लिथियम को मैं फर्स्ट मान रहा हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड देन 8th। तो हम देख रहे हैं कि लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट है वो सोडियम है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होंगी वो किससे मैच करेंगी, सोडियम से। तो बेसिकली इन्होंने फंडा क्या यूज किया, तो जैसा कि हमें पता है कि इंडियन म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं। कौन से 7 स्वर होते हैं म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 स्वर होते हैं। लेकिन हमको पता है कि अगर 7वें स्वर के बाद जो 8वां स्वर आता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो जो 8वां जो स्वर आता है वो किसके सेम होता है, फर्स्ट वाले के। आप काउंट करके देखें कि शा रे गा म पा दा नी, तो फर्स्ट वाले जो प्लेस पे आ रहा है वो है फर्स्ट सा, सेकंड रे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, देन 8th को जो आएगा वो 8th वो होगा खुद सा, सा रे गा मा पा दा नी एंड देन सा। ये जो 8th है वो किसके सिमिलर है, आप देखेंगे फर्स्ट वाले के सिमिलर है। और इसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं जो 8th एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट के उसके रिलेटिव में उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी। तो ये जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के तो थे नहीं, तो फिर इन्होंने फिर सारे गामा पादा निशा के ऊपर कैसे क्लासिफाई कर दिया। तो बेसिकली ये जो सारे गामा पादा निशा है ये हमारे इंडियन कल्चर के जो है म्यूजिक के स्वर हैं, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न कल्चर के जो म्यूजिक स्वर है उनको यूज किया। वो कौन से थे, वो थे हमारे दो, रे, मी, फा, सो, ला एंड टी। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड देन ये फिर रिपीट होने लगता है 2 से। तो इनके बेसिस पे उन्होंने उनको क्लासिफाई, इनके बेसिस पे नहीं, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर इनको म्यूजिक ही अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो म्यूजिक का वर्ड है उसी प्रकार फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी किसके, लास्ट 8th वाले के। तो आप इन्होंने ये लॉ दिया, तब इन्होंने लॉ दिया। उसके बाद जो था कि इनकी जो लॉ थी उनमें कुछ कमियां थी,
जो कमियां रह गई थी, इस वजह से इनकी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो सक्सेस नहीं हो पाया सक्सेसफुल। तो इनकी जो कमियां क्या थी, अब हम समझते हैं इनकी जो लिमिटेशंस। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं पूछा जाता है, अगर आता है तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ न्यूलैंड्स। तो आपको लिखना है, बताना है कि जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने क्या किया कि उनको ग्रुप में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके सिमिलर बताई, एट्थ एलिमेंट के। तो ये उनका लॉ था, लेकिन लिमिटेशंस क्या थी, तो आइए इनकी लिमिटेशन को समझते हैं। तो लिमिटेशंस ये थी, पहली लिमिटेशन कि जो इनका लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता था। आप स्टार बना लीजिए कि कैल्शियम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का लॉ था वो कहां तक फॉलो होता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो आप याद रख लो इस बात को कि जो न्यूलैंड्स का लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक फॉलो होता है, सिर्फ कैल्शियम तक। तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम जैसे सोडियम के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो तुम्हारा होगा पोटेशियम। सोडियम के बाद एट्थ एलिमेंट पोटेशियम। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पोटेशियम से सिमिलर होंगी, ऐसे ही सेम जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी होंगी वो कैल्शियम से सिमिलर होंगी। लेकिन जो इस कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट है जैसे एल्युमिनियम, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्रोमियम से सिमिलर नहीं होंगी। हाँ, ये उनकी एक लिमिटेशन थी कि इन्होंने जो क्लासिफाई किया था उनका लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है कहां तक, कैल्शियम तक। तो ये एक लिमिटेशन थी कि द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। उसके बाद ये लॉ एल्युमिनियम के बाद क्रोमियम या सिलिकॉन के बाद जो आएगा वो टाइटेनियम, उसके बाद ये फॉलो नहीं होता है। तो ये तो फर्स्ट लिमिटेशन होगी। और सेकंड लिमिटेशन की तरफ भागते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या था, सेकंड लिमिटेशन की ये थी कि इन्होंने सिर्फ सपोज कर लिया था कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज नो मोर एलिमेंट अदर देन 56 एलिमेंट आर नोन टिल देन। मतलब कि जो 56 एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे, उन्होंने ये सोचा कि इसके बाद कोई एलिमेंट्स जो है डिस्कवर नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कोई इसमें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था उसमें कोई ना तो जगह छोड़ी ना कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट किया इसके बारे में। तो उन्होंने ये मान के चले थे 56 एलिमेंट होंगे। तो ये भी इनकी एक कमी थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो 56 के बाद भी काफी एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनको कहाँ प्लेस मिलती इसमें। तो ये इनकी ये एक लिमिटेशन थी। समझ में आया आपको कि 56 एलिमेंट है, उसके बाद अगर रिसर्च हुई तो उसके बाद जो एलिमेंट्स फाइंड होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्या वो इस लॉ को फॉलो करेंगे? नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि वो इस लॉ को फॉलो करें, ये इनकी लिमिटेशन थी। अच्छा, दो लिमिटेशन हो गई, मैंने आपको बता दी। अब थर्ड लिमिटेशन की बात आती है। तो थर्ड लिमिटेशन को जरा ध्यान से समझना, थर्ड लिमिटेशन को। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी अलग है। क्या अलग है? थर्ड लिमिटेशन ये कहती है कि इन्होंने कोबाल्ट और निकिल इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की ग्रुप में इनको लगा दिया था। जैसे क्लोरीन के बाद 8 नंबर किसका था, कोबाल्ट और निकिल का। और हम देखते हैं क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, कोबाल्ट और निकिल क्या है, मेटल। तो इनकी प्रॉपर्टी तो आप कैसे भी सेम नहीं हो सकती, या नहीं बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो वो था क्लासिफिकेशन, उसमें इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल को एक ग्रुप में डाल दिया था, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके फर्स्ट एलिमेंट अगर देखा जाए उनको 8th माना जाए तो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी। जबकि आयरन जो किसके सिमिलर है, कोबाल्ट और निकिल के। आप देख सकते हैं कि आयरन को वहां रखा गया है, लेकिन आयरन जो सिमिलर है वो किसके, कोबाल्ट और निकिल के। जबकि कोबाल्ट और निकिल के सिमिलर होने के बावजूद भी इसको अलग रखा गया है। तो ये इनकी एक और लिमिटेशन थी। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो कोबाल्ट और निकिल के सिमिलर है और फिर भी उनको अलग रखा गया है। और जो कोबाल्ट और निकिल है उसकी प्रॉपर्टी ना तो क्लोरीन या फ्लोरीन, हाइड्रोजन से किसी से मैच नहीं करती है और उसको उस ग्रुप में डाला गया है। ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी। तो हमने आज सीखा कि न्यूलैंड का लॉ क्या था और उनने क्या वो दिया था अपना ट्रेंड।
उनकी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई, होप आपको समझ में आई होंगी। लेकिन एक सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखेंगे एनसीईआरटी उठा के, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा कि डज द डोबेराइनर्स ट्रेड एग्जिस्ट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो डोबेराइनर का इसमें जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में एग्जिस्ट करता है। हाँ, एक ग्रुप है जो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखेंगे तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो इसमें देखो एग्जिस्ट करता है, जिसकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। ये थोड़ा एक में हो गया है गड़बड़, लेकिन आप होप यू आपको समझ आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर मोर वीडियोस।